नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे नागवंश व नंद शासक महापद्मनंद। शिशुनाग। शिशुनाग भी नागवंश से संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी में उत्पन्न कहा गया है। पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। पुराणों का कथन अधिक सही लगता है, क्योंकि यदि वह वेश्या की संतान होता तो रूढ़िवादी ब्राह्मण उसे कभी भी राजा स्वीकार नहीं करते तथा उसकी निंदा भी करते। पुराणों के विवरण से ज्ञात होता है कि 5 प्रदोत पुत्र 138 वर्ष तक शासन करेंगे। उन सबको मारकर शिशुनाग राजा होगा। अपने पुत्र को वाराणसी का राजा बनाकर वह गिरिव्रज को प्रस्थान करेगा। इससे स्पष्ट है कि शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। सुधाकर चट्टोपाध्याय की धारणा है कि शिशुनाग अंतिम हर एक शासक नागदश का प्रधान सेनापति था और इस प्रकार उसका सेना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। उसने अवंती के ऊपर आक्रमण नागदशक के शासन काल में ही किया होगा तथा इसी के तत्काल बाद नागदशक को पदच्युत कर जनता ने उसे मगध का राजा या मगध का राज सिंहासन सौंप दिया होगा। अवंती राज्य की विजय एक महान सफलता थी। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। आर्थिक दृष्टि से भी अवंती की विजय लाभदायक सिद्ध हुई। पाटलिपुत्र से एक व्यापारिक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए बड़ौद तक जाता था। वत्स तथा अवंती पर अधिकार होते हुए बड़ौद तक जाता था। वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र को पश्चिम विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिशुनाग की विजयों के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया तथा उसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग भी उसके अधीन था। भंडारकर का अनुमान है कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। इस प्रकार अब मगध का उत्तर भारत में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा। मगध साम्राज्य में उत्तर भारत के वे सभी मनुष्य राजतंत्र सम्मिलित हो गए जो बुद्ध के समय विद्वान थे। इस प्रकार शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को उसने दूसरी अपनी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। ऐसा उसने संबौध वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया होगा। कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग ने संबौध 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में उसी को काकवर्ण कहा गया है। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया तथा वह स्पष्ट दो संप्रदायों में बट गया। स्तरवीर महासंघिका परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्तवीर कहलाए तथा जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया वे महासंघी कह गए। इन्हीं दोनों संप्रदायों से बाद में चलकर क्रमशः हीनयान और महायान की उत्पत्ति हुई। बाणभट्ट के हर्षऋषि से पता चलता है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंक कर हत्या कर दी। यह राजहंता कोई दूसरा नहीं अपितु नंदवंश का पहला राजा महापद्मनंद ही था। कालाशोक ने संभवत 366 ईसा पूर्व तक राज्य सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक राज्य किया। इसमें नंदीवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण लगता है। पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, जिसका उत्तराधिकारी महानंदिन हुआ। ग्रेगर महोदय ने इन दोनों नामों को एक ही माना है। इस प्रकार नंदीवर्धन अथवा महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। नंदवंश। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की वह निम्न वर्ग से संबंधित था। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण उसे महापद्मनंद कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहता है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों की शूद्र अथवा निम्न जातीय उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महानंदी की शूद्रा से उत्पन्न महापद्मनंद अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र था। आवश्यक सूत्र से उसे नापित दास नायका दास कहता है।
महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है, जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। उसने अवसर पाकर मगध पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। जैन मत की पुष्टि विदेशी विवरणों से भी हो जाती है। यूनानी लेखक कर्टियस सिकंदर के समकालीन मगध के नंद सम्राट अग्रमीज, यह संस्कृत के उग्रसेन अर्थात उग्रसेन का पुत्र का रूपांतर है, के विषय में लिखते हुए बताता है कि उसका पिता जाति का नाई था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया तथा उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त कर उसके अत्यंत निकट पहुंच गया। उसने छल से राजा की हत्या कर दी तथा राजकुमारों के संरक्षण के महान कार्य करते हुए उसने राजगद्दी हत्या ली। अंततः उसने राजकुमारी की भी हत्या कर दी तथा वर्तमान राजा का पिता हुआ। यहाँ कार्टियस ने जिस राजा की चर्चा की है वह नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद ही था। महाबोधि वंश में कालासों के 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। संभव है कि सभी अल्पवयस्क रहे हो तथा महापद्म नंद उसका संरक्षक रहा हो। डियोडोरस इससे कुछ भिन्न विवरण देता है। उसके अनुसार धनानंद का नाई पिता सुंदर स्वरूप का होने के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया। रानी ने अपने वृद्ध पति की हत्या कर दी तथा अपने प्रेमी को राजा बनाया। वर्तमान शासक उसी का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार जहाँ कर्टियस अंतिम शिशुनाग राजा का हत्यारा प्रथम नंद शासक को बताता है, वहीं डियोडोरस उसकी रानी पर हत्या का लांछन लगाता है। महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। उसका पुत्र धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इस प्रकार नंदवंश शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित था। पुराणों में विवरण से स्पष्ट है कि इस वंश का संस्थापक क्षत्रिय पिता महानंदी तथा शूद्र माता की संतान था। मनुस्मृति में इस प्रकार से उत्पन्न संतान को अबसद अर्थात निकृष्ट बता गया है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण उसे नवनंद कहा गया। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पंडुग, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णाक, दशसिद्ध, केवधंग। इसमें प्रथम अर्थात उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्म नंद अभी तक मगध के सिंहासन बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कली का अंश, सभी सत्यों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों पर विजय की। उसने एक छत्र शासन की स्थापना किया तथा एक राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा उन्मूलित कुछ राजवंशों के नाम इस प्रकार मिलते हैं: इक्ष्वाकु, इस वंश के लोग कौशल में शासन करते थे। वर्तमान अवध का क्षेत्र इस राज्य के अंतर्गत था। महापद्मा नंद द्वारा कौशल विजय की पुष्टि सोमदेव करत तथा कथासरी सागर से भी होती है। तदनुसार अयोध्या के समीप नंदों का एक सैनिक शिविर था। पांचाल, इस राजवंश के लोग वर्तमान रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में शासन करते थे। ऐसा लगता है कि महापद्म के पहले उनका मगध से कोई संघर्ष नहीं हुआ था। काशी, इससे तात्पर्य काशी के वंशजों से हैं। बिंबिसार के समय से ही काशी मगध का एक प्रांत था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जिस समय शिशुनाग ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, उसने अपने पुत्र को बनारस का उपराजा नियुक्त किया। ऐसा लगता है कि इस वंश के उत्तराधिकारी की हत्या कर महापद्म ने काशी को प्राप्त किया। हे इस राजवंश के लोग नर्मदा नदी के एक भाग पर शासन करते थे। उसकी राजधानी महिष्मती थी। कलिंग, यह राजवंश उड़ीसा प्रांत में शासन करता था। खारवेल के हांतिगुप्ता अभिलेख से पता चलता है कि किसी नंद राजा ने कलिंग के एक भाग को जीता था। अस्मक, इस वंश के लोग आंध्र प्रदेश की गोदावरी सरिता के तट पर शासन करते थे। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के समीप नंद देहरा नामक एक नगर स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह इस प्रदेश में नंदों के आधिपत्य का सूचक है, परंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। कुरु, मेरठ, दिल्ली, थाने के भूभाग पर कुरु राजवंश का शासन था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मैथिल लोग मिथिला के निवासी थे। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित वर्तमान जनकपुर से की गई है। सूरसेन, आधुनिक ब्रजमंडल की भूमि पर सूरसेन राजवंश का शासन था। उसकी राजधानी मथुरा में थी। वित्तिहोत्र, पुराणों के अनुसार वित्तिहोत्र लोग अवंती के प्रद्योतों तथा नर्मदा तटवर्ती के हेय से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। संभवतः उनका राज्य इन्हीं दोनों के बीच स्थित रहा होगा। पुराणों में उपयुक्त सभी राज्यों के शासकों को समकालीन बताया गया है तथा विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के विषय में भी सूचना मिलती है। तदनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हेय ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, कुरन ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष, वित्तिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया।
भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर की गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय वैजयंती पहराने वाला पहला मगध का शासक था। खारवेल के हांती गुफा अभिलेख से भी उसकी कलिंग विजय की पुष्टि होती है। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी तथा नंद सत्ता का विनाश। यद्यपि पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 मिलती है, परंतु उनके शासन काल के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कम है। इस वंश के अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रभोज कहा है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास असीम सेना तथा अतुट संपत्ति थी। कार्टियस के अनुसार उसके पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे। जनोकोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। संस्कृत, तमिल तथा सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अतुट संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अंतर्गत था। वह एक लोभी शासक था जिसे धन संग्रह का शौक था। उसके धन तथा बलपूर्वक कर वसूल करने की बौद्ध अनुश्रुति टर्नर ने इस प्रकार प्रस्तुत की है। सबसे छोटा भाई धनानंद कहलाता था क्योंकि उसे धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। एक सुरंग बनवाकर उसने वह धन वहीं गड़वा दिया। वस्तुओं के अतिरिक्त उसने पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद तथा खानों की पत्रों के ऊपर भी कर लगाकर अधिकाधिक धन संचित किया। एक तमिल परंपरा में इसका समर्थन करते हुए बताया गया है कि नंद राजा के पास अतुल संपत्ति थी, जिसको पाटलिपुत्र में उसने संचित किया तथा फिर गंगा की धारा में उसे छिपा दिया। अंत में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर इस वंश का अंत किया। नंद शासन का महत्व। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य के सामूहिक प्रयास से एक शक्तिशाली राजवंश का अंत हुआ। नंद राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास के पृष्ठ में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। यह भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक दृष्टि से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। उसका राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस वंश के राजाओं ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसका उपयोग परवर्ती मगध राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने तथा भारतीय सीमाओं में अपने राज्य का विस्तार करने में किया। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। नंदों की अतुल संपत्ति को देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि हिमालय पार के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से स्वर्ण मंगवाते थे। जेनोफोन की साइरोपेडिया से पता चलता है कि भारत का एक शक्तिशाली राजा पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करने की इच्छा रखता था। इस भारतीय शासक को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा गया, जिसका संकेत नंद वंश के शासक धनानंद की ओर है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने भी नंदों की अतुल संपत्ति की कहानी सुनी थी। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के साथ बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रथम केंद्र बना दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा पाई थी। 34 वर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान नंदकाल में ही उत्पन्न हुए। नंद शासक जैन मत के पोषक थे, ताकि उन्होंने अपने शासन में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया। इसके प्रथम मंत्री कल्पक था, जिसकी सहायता से महापद्म ने सब शत्रुओं का विनाश कर डाला। धननंद के जैन आमात्य शाकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मतानुयायी होना सूचित होता है। इस प्रकार नंद राजाओं के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। बुद्धकालीन राजवंशों में मगध ही अंततोगत्वा सर्वाधिक शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। इसके लिए मगध शासकों की शक्ति के साथ ही प्राकृतिक कारण भी कम सहायक नहीं थे। मगध की दोनों राजधानियों राजगृह तथा पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित भौगोलिक स्थिति में थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण शत्रुओं द्वारा सुगमता से जीती नहीं जा सकती थी। इसी प्रकार पाटलिपुत्र नदियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। सारांश, इस प्रकार पहाड़ों तथा नदियों ने तत्कालीन परिवेश में मगध की सुरक्षा वित्त के कार्य किया। समीपवर्ती वन प्रदेश से मगध के शासकों ने हाथियों को प्राप्त कर एक शक्तिशाली गज सेना का गठन किया। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा तथा तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। लोगों का समृद्ध भंडार आसानी से उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए अच्छे हथियार तैयार करा सके, जो उनके विरोधियों को सुलभ नहीं थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही मगध पूर्वी भारत में उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था। मगध की इस आर्थिक समृद्धि ने ही साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख योगदान दिया।
अजातशत्रु के काल में मगध का गंगा नदी के दोनों तट पर नियंत्रण हो गया। यहाँ से कई व्यापारिक मार्ग होकर जाते थे। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के अंत तक मगध समस्त उत्तरापथ की व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अब मगध राजनीतिक एवं व्यापारिक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका था।